जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रांसफार्मर की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से पहले एक चीज़ ज़रा करेक्शन था, वो जल्दीबाजी में गलती हो गई। जो आपको संपनर टेस्ट बताया गया था उसके डायग्राम में कुछ करेक्शन है। उसका डायग्राम क्या था? प्राइमरी साइड दो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थे, उनकी प्राइमरी कुछ ऐसी थी। सेकेंडरी साइड मैंने क्या किया था, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया था और साथ में यहाँ पर स्विच लगा दिया था। ये हुआ था। तो यहाँ पर स्विच ना लग करके क्या कीजिए, यहाँ पर स्विच लगा। बात समझ में आ गई? बस यहाँ पर स्विच नहीं लगाना, ठीक। बाकी पूरी थ्योरी वही है। एक टाइम पर ओपन सर्किट रहेगा और दूसरे टाइम पर शॉर्ट सर्किट, ठीक। अगर ये स्विच ओपन है इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, और जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की, ठीक। बस ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, वो कर लीजिए। आज हम चलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। किसी भी डिवाइस या मशीन की एफिशिएंसी हमेशा होगी आउटपुट कितना मिल रहा और इनपुट कितना जा रहा उस डिवाइस को। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक। बात समझ में आ गई? तो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। डिवाइस डिवाइस अभी छोड़िए। इनपुट पावर क्या होती है? आउटपुट पावर कितनी मिली प्लस मशीन में लॉसेज कितनी हुई, यही होता। आउट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, ठीक। इन मशीन या डिवाइस जो भी आप कहिए। अब ध्यान से आपको ये देखना है, वो ये है जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफिशियंसी इनपुट पावर की जगह ये वाला फार्मूला जाकर रख दीजिए। तो आउटपुट पावर, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर आउटपुट प्लस लॉसेज। मैं इसी फार्मूले को कुछ दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं। आउटपुट पावर को लिख देता हूं इनपुट पावर माइनस लॉसेज डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ये भी सही है फार्मूला। अब डिपेंड करता है कि ये वाला फार्मूला कहां लगाएंगे और ये वाला फार्मूला कहां लगाएंगे, ठीक। किस पर डिपेंड करता है वो देखिए। ट्रांसफार्मर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में दोनों साइड है इलेक्ट्रिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट, दोनों साइड है इलेक्ट्रिकल पावर। सपोज मैं जनरेटर की बात करता हूं। जनरेटर में इनपुट साइड क्या होता है? मैकेनिकल पावर, और आउटपुट साइड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर
हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये जो है मैकेनिकल पावर एक टर्म पर, एक पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती, कई सारे पैरामीटर हैं। कोल कैसा है, हम स्टीम कैसी बनाए, स्टीम का टेम्परेचर कैसा है, स्टीम का प्रेशर कैसा है, उसके बाद बॉयलर की इफिशियंसी क्या है, इन सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि कितना मेगावाट जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ये हमें पता है। अब जो भी मशीन जनरेटर की तरह बिहेव करती हैं, उनमें तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर पता होती, कितने मेगावाट है, कितने एमवीए है, ये सब कुछ हमें पता है। और जो भी मशीन मोटर की तरह काम करती हैं, क्यों? क्योंकि मोटर में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट पावर, और इनपुट पावर कौन सी है, इलेक्ट्रिकल। हम कितना इनपुट दे रहे हैं ये हमें पता है, 230 वोल्ट, कितने एम्पियर ये ले रहा है ये भी हमें पता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर इनपुट निकालना ज़्यादा आसान है बजाय कि आउटपुट। आउटपुट इसका क्या है, मैकेनिकल। तो मोटर के केस में या जो भी मशीन लोड की तरह काम करती है, वो उनके केस में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर इनपुट पावर पता होती है। और जो भी मशीन एज ए जनरेटर काम करती हैं, उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेज। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लॉसेज। किसी भी मशीन या डिवाइस में लॉसेज जो है, मेन तो दो टाइप की होती हैं। एक तो नो लोड लॉसेज, जिसको आप आयरन लॉस कहते हैं, और दूसरी होती है कॉपर लॉस, I²R। इसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट शामिल हैं, और इसमें शामिल है I²R लॉस। इसके अलावा भी लॉसेज होती हैं। एक होती है स्ट्रे लोड लॉस, दूसरी होती है फ्रिक्शन लॉस, तीसरी होती है विंडेज लॉस, चौथी होती है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये वहां पर होगा जहां पर कोई भी रोटेटिंग पार्ट होगा, तो ट्रांसफार्मर में ये नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर में ये वाली लॉस एब्सेंट होती है। स्ट्रे लोड लॉसेज वो होती हैं जो किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती। स्ट्रे लोड लॉसेज वो हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे लीकेज फ्लक्स के कारण जो लॉसेज हो गई हमें नहीं पता, तो नॉर्मली इनका क्या करते हैं, 1% ऑफ टोटल रेटिंग। हम एक थंब रूल बनाए हैं कि 1% ऑफ टोटल रेटिंग, तो ये क्या होगी, स्ट्रे लोड लॉसेज। सबसे डोमिनेटिंग लॉसेज ये होती हैं, सभी लॉसेज में सबसे ज्यादा पार्ट इसका होता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक लॉस वो होती हैं जो इंसुलेटर में होती हैं। परफेक्ट इंसुलेटर इज नॉट पॉसिबल, कि कोई भी हमारा ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, तो इंसुलेटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उसकी वजह से जो लॉसेज होती हैं उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। ट्रांसफार्मर में डाइलेक्ट्रिक कौन कौन सी होगी, ट्रांसफार्मर में डाइलेक्ट्रिक होगा, एक तो ऑयल है और दूसरा वाइंडिंग के बीच में इंसुलेटर है। विंडेज लॉसेज कौन सी होती हैं, विंडेज लॉसेज होती हैं रोटेटिंग पार्ट में। विंडेज का मतलब विंड से लगाइएगा, जहां पर एयर गैप आएगा, जहां पर बीच में एयर रहेगी, उसकी वजह से जो लॉसेज होंगी वो क्या होंगी, विंडेज लॉसेज। तो ट्रांसफार्मर में ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन इन दोनों को हम एक ही मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं, 1% ऑफ टोटल रेटिंग, एक थंब रूल। बाकी ये डोमिनेटिंग है और ये है। ठीक, तो जनरली हम क्या करते हैं, लॉसेज के फार्मूले में केवल इन्हीं दो को लिखते हैं, इन और इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना इफिशियंसी का, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई आउटपुट पावर प्लस लॉसेज।
लॉसेज में दो टाइप की आई, एक आयरन लॉस और दूसरी कॉपर लॉस। ठीक, ध्यान से देखिए, ये डिपेंड करेगा लोड पर, ये डिपेंड करेगा लोड पर। क्यों? क्योंकि आउटपुट पावर क्या होगी, वी आई कॉस फाई। ट्रांसफार्मर से हमें वोल्टेज मिला, आई है लोड जो करंट ड्रा कर रहा है, और कॉस फाई क्या है, लोड का पावर फैक्टर। तो इफिशियंसी को क्या लिखेंगे, V2 I2 कॉस फाई 2 डिवाइडेड बाई V2 I2 कॉस फाई 2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस को क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर आर। हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, सारा कुछ 2 लिखे हैं, इस वजह से ऑल रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी लिए और I2 करंट लिए। अब ध्यान से देखिए, I2 डिपेंड्स ऑन लोड। I2 किस पर डिपेंड कर रही है, लोड पर। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा I2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि लोड अपनी डिमांड पूरी करने के लिए ट्रांसफार्मर से ज्यादा करंट ड्रा करेगा। जब ट्रांसफार्मर से ज्यादा करंट ड्रा करेगा तो ट्रांसफार्मर अपने आप से तो करंट लाएगा नहीं, वो प्राइमरी से ज्यादा करंट ड्रा करेगा। और प्राइमरी किससे ड्रा करेगी, इनपुट सप्लाई से। बात समझ में आ गई? तो कहने का ये मतलब है कि I2 की वैल्यू लोड पर डिपेंड करेगी, लोड बढ़ेगा हमारे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको नॉर्मल जो RLC सर्किट या हमने थेवेनिन्स थ्योरम या DC सर्किट में पढ़ा है कि लोड बढ़ने पर करंट की वैल्यू कम होती है, उससे मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें फिक्स हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं है। यहाँ पर अगर लोड बढ़ाएंगे तो लोड की डिमांड पूरी करने के लिए ट्रांसफार्मर ज़्यादा करंट सप्लाई देगा, और जब वो पूरा नहीं कर पाएगा उसी समय ट्रांसफार्मर जल जाएगा। जैसे जनरेटर में लोड बढ़ाते जाइए, जनरेटर अपनी आउटपुट पावर बढ़ाता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जब वो आउटपुट लोड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, वहीं पर सिंक्रोनिज्म ब्रेक हो जाए। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि ये जो करंट है ये किस पर डिपेंड कर रहा, लोड पर। तो हमें यहां पर एक लोड का फैक्टर लेना है, एंड दिस इज नोन एज एम। एम क्या है, फुल एक्चुअल करंट डिवाइडेड बाई फुल लोड करंट। ये क्या बताता है, एम को कहते हैं लोडिंग फैक्टर। अगर 0.7 है तो इसका ये मतलब है कि अपनी रेटेड कैपेसिटी का 70% लोड उसके पास है। अगर 1 है इसका मतलब 100% लोड हमने डाल दिया। अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब मशीन ओवर लोड चल रही है। ठीक, तो एम का फैक्टर वहां पर आएगा जहां पर करंट है। तो करंट यहां है तो एम यहां पर लगा दीजिएगा, करंट यहां है तो एम यहां लगा दीजिएगा। यहां पर करंट का स्क्वायर है तो यहां पर एम स्क्वायर लगा दीजिएगा। ये नो लोड लॉसेज हैं, करंट पर डिपेंड नहीं करती, लोड पर डिपेंड नहीं करती, इस वजह से ये नो चेंज होगा इनमें। ठीक, तो हमारे पास मशीन ओ सॉरी इफिशियंसी का नया फार्मूला क्या मिला, एम V2 I2 कॉस फाई 2। कॉस फाई 2 क्या है, लोड पावर फैक्टर। 2 इस वजह से लिखे क्योंकि सेकेंडरी साइड है लोड। ठीक, डिवाइडेड बाई एम V2 I2 कॉस फाई 2 प्लस आयरन लॉस प्लस एम स्क्वायर I2 स्क्वायर RE। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए यहीं पर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। इफिशियंसी मैक्सिमम हो उसके लिए क्या कंडीशन है, वेरिएबल क्या है I2, तो इसको I2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। और मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, निगेटिव। ठीक, तो
तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कीजिए, u बाई वी का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी है वेरिएबल और डिनोमिनेटर में भी है। तो जब u बाई वी का फार्मूला लगाएंगे तो इसको जरा डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी ईटा बाई डी आई टू। पहले डिनोमिनेटर m वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एम स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू, डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, आई टू के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एम वी टू कॉस फाई टू माइनस न्यूमरेटर एम वी टू आई टू कॉस फाई टू इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एम वी टू कॉस फाई टू प्लस आयरन लॉसेज का डिफरेंशिएशन आई के रिस्पेक्ट में जीरो, और इसका आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एम स्क्वायर आई टू आर ई डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर लिखा है उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा और इन सबको क्या कर दीजिए, इक्वल टू जीरो। जैसे ही जीरो पुट करेंगे आपके पास क्या मिला, एम वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एम स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू इंटू एम वी टू कॉस फाई टू इज इक्वल टू एम वी टू आई टू कॉस फाई टू इंटू एम वी टू कॉस फाई टू प्लस टू एम स्क्वायर आई टू आर ई टू। एम वी टू कॉस फाई टू कैंसिल, एम वी टू कॉस फाई टू कैंसिल, आई टू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, एम वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एम स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू इज इक्वल टू एम वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस टू एम स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई टू, ये और ये कैंसिल। ठीक, ये इधर से इधर चला आएगा तो पी आई इज इक्वल टू क्या मिला, एम स्क्वायर आई टू स्क्वायर आर ई। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए। m क्या बता रहा, लोडिंग फैक्टर, किस लोड पर मैक्सिमम पावर होगी जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस, मतलब इनको बोलते हैं कांस्टेंट लॉस और इसको बोलते हैं वेरिएबल लॉस। ये ट्रांसफार्मर की ही बात नहीं चल रही है, ये किसी भी मशीन की बात चल रही है। मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी मशीन में अगर कांस्टेंट लॉसेज और वेरिएबल लॉसेज दोनों इक्वल हो जाती हैं उस समय मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन बनती है। लोडिंग क्या होती है उस समय, m इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई बाई पी सी, अंडर रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस। ठीक, ये m की वो वैल्यू है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। उस समय डिवाइस की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब उतने लोडिंग पर अगर हम मशीन को ऑपरेट करेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करेगी। बात समझ में आ गई। अब अगर हम ये वाली m की वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर देते हैं तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू क्या मिलेगी, m वी टू आई टू कॉस फाई टू और m वी टू आई टू कॉस फाई टू, और ये वाली दोनों लॉसेज बराबर हो गई, लेकिन यहाँ का m पिछले m से अंतर है, यहाँ का m है अंडर रूट पी आई बटे पी सी, और वहाँ का m क्या था, फुल एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाई फुल लोड। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर मैं एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का कर्व खींचूं तो वो कुछ ऐसा होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी ये वाली वैल्यू होगी, ये है पावर फैक्टर जब 1 होता है, इधर है लैगिंग और इधर है
रीडिंग। ठीक, ये अलग अलग लोडिंग पर है। ये है 0.5 पर, फिर 0.8 पर, ये है 1 पर। बात समझ में आ गई? एम, एन नहीं। ठीक, ये कर्व भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये तो हो गई इफिशियंसी। अब एक चीज और है, एक टर्म और पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड फुल लोड करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी। तो सिंपल सी बात यह है कि मैक्सिमम इफिशियंसी का वर्ड लग गया, तो मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब कि एम की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एम की वैल्यू क्या है मैक्सिमम इफिशियंसी पर, पी आई डिवाइडेड बाई पी सी यू। तो उस समय फुल लोड करंट क्या हो जाएगी कि आई फुल लोड, लेकिन ये फुल लोड कौन सी कंडीशन पर है, मैक्सिमम इफिशियंसी पर, वो होती है एम इंटू करंट एट फुल लोड। यहां पर एम की वैल्यू ये है। जहां भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कोई भी कंडीशन पूछेगा वो एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वोल्टेज को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट। लोड के हिसाब से करंट बदलती रहेगी। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, एक दूसरा टर्म इसमें पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑल डे इफिशियंसी। देखिए, पावर और एनर्जी में अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम पूरे टाइम की बात करेंगे तो हमें पावर की बजाय क्या मिलेगा, एनर्जी। पावर की यूनिट किलोवाट या वाट, जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें मिलेगा किलोवाट आवर या किलोवाट सेकंड, कुछ भी मिले, दैट इज नोन एज एनर्जी। तो ऑल डे इफिशियंसी में क्या करते हैं, ऑल डे का मतलब पूरे दिन के लिए, और उस समय इफिशियंसी क्या होती है, एनर्जी आउटपुट। यहाँ पर एनर्जी लिखेंगे, पावर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है कि पूरे दिन के लिए आपको निकालना है। तो एनर्जी आउटपुट फॉर 24 आवर्स डिवाइडेड बाई एनर्जी इनपुट इन 24 आवर्स। फार्मूला वही है, बस यहाँ पर क्या करना है, टाइम को कंसीडर करना है, ट्रांसफार्मर की लोडिंग कंसीडर करना है। जब हम इस फार्मूला यही है। अब जब हम लोग इसमें खाली क्या आ जाता है, टाइम का जो है डाटा आ जाता है, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ेंगे, एक इफिशियंसी भी निकालेंगे और दूसरा ऑल डे इफिशियंसी भी निकालेंगे। ईएस में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब हम कल ही न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके बाद हम इसको देख लेंगे। बस फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 24 आवर्स की बात की जाएगी, टाइम आपको दे दिया गया। ठीक, चलिए अब देखिए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में ये ध्यान रखिए कि रेटिंग दो तरीके से दी जाती है, किलोवाट या मेगावाट में, केवीए या एमवीए में, और दूसरा होता है केवीएआर या एमवीएआर। ये है क्या, एक्टिव पावर। ये क्या है, अपेरेंट पावर। और ये क्या है, रिएक्टिव पावर। इसका जरा फार्मूला देखिए, तो वी आई कॉस फाई, इसका वी इंटू आई, इसको एस से डिनोट करते हैं और इसको क्यू से डिनोट करते हैं, वी आई साइन फाई। आपने पावर ट्रायंगल पढ़ा होगा, जब हम एसी पढ़ा रहे थे, आरएलसी सर्किट का बिहेवियर बताए थे, उसी समय आपको पावर ट्रायंगल बताए थे। जो हमें ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पर ये रेटिंग किस पर डिपेंड कर रही है, पावर फैक्टर पर। किस पर डिपेंड कर रही है, पावर फैक्टर पर।
यहाँ पर पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, ये भी किस पर डिपेंड कर रही है, पावर फैक्टर। तो ये हमेशा वहां पर दिया जाएगा जहां पर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए डिवाइस लगेगी। तो इसकी रेटिंग हमेशा कैपेसिटर पैनल में देते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का यूज क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको आरएलसी सर्किट में बता चुके हैं कि कैपेसिटर का ही यूज क्यों करते हैं। तो ये तो वहां चला गया। ये वहां पर करते हैं जहां पर हमें लोड का पावर फैक्टर पता होता है। अगर नहीं पता तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि डोमेस्टिक लोड में हमारे पास पावर फैक्टर कितना है, 0.8। डोमेस्टिक में क्या लेते हैं पावर फैक्टर, 0.8, और आइडियल केस में क्या लेते हैं, 1। तो जिस भी मशीन की रेटिंग पावर फैक्टर पर डिपेंड करे या पावर फैक्टर रोल प्ले करे, दैट मशीन रेटिंग इज गिवन इन किलोवाट या मेगावाट। जैसे मोटर हुआ, मोटर का क्या है कि हमें पता है कि ये लोड जिसको ये मोटर बियर करेगी, वो लोड क्या है, 0.8 पावर फैक्टर पर काम करेगा। तो हम मोटर की रेटिंग 0.8 पावर फैक्टर पर ही डिजाइन करेंगे। लेकिन जो भी मशीन एज ए सोर्स काम करेंगी, ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड, एज ए सोर्स। क्यों? क्योंकि सोर्स का काम दोनों सप्लाई करना है, एक्टिव पावर भी और रिएक्टिव पावर भी। उन मशीन की सभी की रेटिंग हम किस में देंगे, केवीए या एमवीए में, या इसी को कहते हैं अपेरेंट पावर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए या एमवीए में क्यों देते हैं, तो आप ये बताएंगे कि ये दोनों डिवाइसेस या ये दोनों मशीनें किसकी तरह काम करती हैं, एज ए सोर्स। सोर्स का काम है आपको दोनों क्या करना, पावर देना। पहली बात, ट्रांसफार्मर और जनरेटर को नहीं पता कि लोड का पावर फैक्टर क्या है। लोड का पावर फैक्टर कम होगा, ट्रांसफार्मर प्राइमरी करंट ज़्यादा ड्रा करेगा। लोड का पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, ट्रांसफार्मर प्राइमरी करंट कम ड्रा करेगा। लोड का पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर की ओवरलोडिंग कम होगी। और लोड का पावर फैक्टर अगर ज़्यादा हो गया तो कम होगी, और अगर कम हो गया तो ओवरलोडिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो भी मशीन एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेंगी, हमेशा उनकी रेटिंग किस में देंगे, केवीए या एमवीए। तो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट में लिखा रहेगा कितने कितने केवीए या एमवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक, बात समझ में आ गई। ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट में लीकेज इम्पीडेंस भी लिखा होता है। ट्रांसफार्मर की उसमें लीकेज इम्पीडेंस क्यों लिखा होता है नेम प्लेट में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके लीकेज इम्पीडेंस के बराबर। ये मैं आपको डिराइव करके दिखा चुका हूँ। तो अगर उसके नेम प्लेट में लीकेज इम्पीडेंस ज़्यादा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो खराब ट्रांसफार्मर है। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं। हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं प्रैक्टिकल पर्पज में। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर वो होता है जो बड़े बड़े सब स्टेशन में लगा होता है। जैसे एक अगर एनसीआर रीजन की बात करें तो रोहिणी पोर्शन में जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो पूरे रोहिणी सेक्टर को सप्लाई दे रहा होगा, तो वो होता है पावर ट्रांसफार्मर। इसको कभी भी इससे कंपेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका पर्पस दूसरा है, इनका पर्पस दूसरा है। ये पूरे एक लार्ज एरिया को सप्लाई देते हैं और ये क्या करते हैं, उस एरिया के सब एरिया को सप्लाई देते हैं। जैसे रोहिणी में सेक्टर 15 हो गया, सेक्टर 16 हो गया, या कनाट प्लेस हो गया। कनाट प्लेस का ब्लॉक ए में अलग ट्रांसफार्मर होगा, डोमेस्टिक ब्लॉक बी में अलग होगा। राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक में कुछ अलग ट्रांसफार्मर होगा, साउथ ब्लॉक में कुछ अलग होगा, ऐसे। तो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, हो सकता है अगर आपकी इंडस्ट्री बड़ी हो, इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर वो लोग बैठाते हैं, डोमेस्टिक जो सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक, तो इनका पर्पज ये है पूरे एरिया की सप्लाई मेंटेन करना। ये हमेशा लोडेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े एरिया को सप्लाई देते हैं कि इन पर लोड कभी भी कम नहीं होता। तो ये हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब इनके लिए इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी वाला टर्म। क्यों? क्योंकि इन पर हमेशा लोडिंग रहेगी ही रहेगी। तो इनके लिए इफिशियंसी का टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इफिशियंसी मायने नहीं रखती। बात समझ में आ गई? आप सिंपल सोचिए,
आपके घर में अगर सिंगल फेज एसी आ रहा है सप्लाई, तो आप क्या चाहते हैं कि सप्लाई मेंटेन रहे और सप्लाई में फ्लक्चुएशन कम हो। आप किस ट्रांसफार्मर से आपके यहाँ सप्लाई आ रही है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इनके लिए इफिशियंसी इंपॉर्टेंट ना हो करके इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर उतना ही अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके इंडस्ट्री के बगल में या इंडस्ट्री के लिए या आपके एरिया के लिए ट्रांसफार्मर लगा है और सारे एरिया वाले सोचे कि गर्मी की छुट्टी हुई है और हम सब लोग चलते हैं बाहर, गर्मियों में घूम कर आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर की लोडिंग को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोड हमेशा तो रहेगा, लेकिन वो हो सकता है कभी कभार 50% से कम लोडिंग हो जाए। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमेशा फुल लोड पर ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो इसके लिए इफिशियंसी टर्म इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज रेगुलेशन। और इसके लिए कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है, इफिशियंसी। वोल्टेज रेगुलेशन कम हो तब अच्छा है या ज़्यादा हो तब अच्छा है, आपको बताए थे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताता है, चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन जितना कम होगा हमारे इक्विपमेंट की लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। जो भी हम उससे चलाएंगे, पंखा चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, सब कुछ, तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कम रखने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन कम रखने के लिए लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। अगर आपसे पूछे कि लीकेज रिएक्टेंस इसका कम होगा या इसका कम होगा, तो आप बताएंगे कि इसका कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका पर्पज है वोल्टेज रेगुलेशन को कम रखना। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि हमेशा लोडिंग ज्यादा है, तो यहां पर उस लोड करंट को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंस हाई रखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, लीकेज रिएक्टेंस हाई होता है। तो अगर दो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहे कि किसका लीकेज रिएक्टेंस हाई होता है, तो आप क्या बताएंगे, पावर ट्रांसफार्मर का। लीकेज रिएक्टेंस हाई इस वजह से होता है टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट। अगर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गई तो शॉर्ट सर्किट करंट को सेफ लिमिट में रखने के लिए हम लीकेज रिएक्टेंस हाई रखते हैं। यहाँ पर क्या है, ट्रांसफार्मर फूंक भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुरंत रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर मेन कंसर्न है इफिशियंसी नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन। बात समझ में आई। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के क्या उपयोग हैं। पहला, वोल्टेज को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, ये पहला एप्लीकेशन है। ठीक, नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से, जिधर का नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा उधर का वोल्टेज क्या रहेगा, कम। दूसरा, एज ए कपलिंग डिवाइस। अगर आपको दो सर्किट को आपस में जोड़ना है और आप चाहते हैं कि उनके बीच में कनेक्शन ना हो फिजिकल, तो क्या कर देंगे, एक को इधर जोड़ देंगे, दूसरे को इधर जोड़ देंगे। ठीक, दोनों के बीच में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गया। इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड नहीं है, मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे। ठीक। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफार्मर यूज होता है एज ए इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। ये क्यों करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये जो हम रेफर्ड वैल्यू देखे हैं ना कि प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर करना है, सेकेंडरी को प्राइमरी, तो इम्पीडेंस वाले को रेफर करने के लिए, इम्पीडेंस मैच कराने के लिए हम ये इसका ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और क्यों करते हैं ये जान लीजिए, टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम एज ए इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट, ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में। ऑटो ट्रांसफार्मर वो होता है
जहाँ पर ओनली वन वाइंडिंग होती हैं। ये आपको न्यूमेरिकल करने के बाद या न्यूमेरिकल करने के पहले ही ऑटो ट्रांसफार्मर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ, अगर हमारे पास 11 kV मेजर करना है तो 11 kV मेजर करने के लिए हमारे पास 11 kV वाला वोल्ट मीटर चाहिए, जो कि उतने 11,000 वोल्ट को क्या कर सके, मेजर कर सके। इतने हाई रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट बनाना विदाउट एरर वो मुश्किल काम है। तो हमारे पास क्या है, छोटी रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, इनको स्टेप डाउन कर देते हैं। 11 kV की वोल्टेज को स्टेप डाउन करके क्या कर देते हैं, 440 वोल्ट में ला देते हैं। और हमारे पास 440 वोल्ट मेजर करने के लिए आराम से वोल्ट मीटर अवेलेबल। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जिनका उपयोग करंट और वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है ताकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आराम से काम कर सकें, दैट ट्रांसफार्मर इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अगर वोल्ट मीटर के लिए यूज हो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी। और अगर अमीटर के लिए यूज हो तो उसको बोलते हैं सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट भी आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको भी ये ट्रांसफार्मर बताएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सारे क्या हैं, और 6 पॉइंट ये भी कर लीजिए। HVAC और HVDC में इनका उपयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन और हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन। DC ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, जनरेशन AC में हुआ उसको रेक्टिफायर का यूज करके DC बदले, ट्रांसमिट कर दिए, रिसीविंग एंड पर DC पहुंची, उसको वापस से इन्वर्टर लगा कर क्या कर दिए, DC को AC में बदल दिए। क्यों करते हैं, क्या एडवांटेज है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर अब हमारे पास न्यूमेरिकल जो करने हैं वो देख लीजिए कि न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। एक तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा टेस्ट से, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। दूसरा न्यूमेरिकल पूछा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन से। तीसरा न्यूमेरिकल पूछा जाता है आयरन लॉसेस से, जहाँ पर हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और लास्ट न्यूमेरिकल जो इससे पूछा जाता है वो होता है इफिशियंसी से। और सबसे लास्ट एक और EMF इक्वेशन। इसके बाद एक इफिशियंसी में ही एक ये लिख लीजिएगा, ऑल डे इफिशियंसी से भी पूछा जाता है। ये 5 टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल करने के, इनको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम इस पर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का करेंगे। बड़े आराम से करेंगे, बड़ी धूमधाम से करेंगे और बहुत ही तसल्ली से, कुछ भी रटना नहीं है। बस हाँ, फार्मूले और डेरिवेशन की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से चीज़ें अपने आप याद रहेंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग या तो ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल करके फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।